Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Manoj Dabral and ex-SBI PO. अब 1 नवंबर को SBI PO का एग्जाम हुआ। काफी बच्चों के बीच में कंफ्यूजन देखने को मिल रही है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं काफी इजी पेपर था, कुछ बच्चे कह रहे हैं काफी टफ पेपर था। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं, तो ये कंफ्यूजन होती है, राइट। अब जिन बच्चों का एग्जाम 4th को है या 6th को है, वो ये जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट को, उससे क्या सीख के जाएंगे, वो क्या ऐसी चीज है जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले इन 2 जो डेट्स हैं इनके डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम इसी में देखें तो ये क्वांट की मैं बात करूंगा अभी, तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 में किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, एक तरीके से उसका यहाँ पे एक मैंने वो बनाया है। तो अगर आप देखो तो वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये पता होगा, है ना, कि अगर हम देखें तो भाई डीआई के इसमें लाइन डीआई के एक क्वेश्चन था, टेबुलर डीआई के 6 क्वेश्चन इसमें आए थे और 4 क्वेश्चन इसमें आए थे, तो लगभग 15 क्वेश्चन डीआई में आए थे। और अगर आपने मेरी क्लास में या फिर आपने एक वीडियो मैंने बनाई थी यूट्यूब पे 7 डे स्ट्रेटेजी में, उसमें मैंने आपको कहा था कि रोज एक डीआई सॉल्व करो या 2 डीआई सॉल्व करो विद इन 10 मिनट्स, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ये भी चीज मैंने स्पेशली कही थी कि मल्टीपल जो चार्ट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिंगल चार्ट की ही प्रैक्टिस करो, या टेबल या फिर पाई चार्ट या लाइन पर सिंगल रखो, और वही एग्जाम में आया है, राइट। खैर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट थी उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन नहीं आए, और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन वो तो इसमें आए थे, इसमें देखने को नहीं मिले। सिंप्लीफिकेशन के यहाँ इसमें 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी आए थे, और इसमें भी 4 से 5 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन देखने को मिले थे शिफ्ट 4 में। अगर मैं अरिथमेटिक सेक्शन की बात करूं तो जो फर्स्ट 2 शिफ्ट थी उनमें 8-8 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें 12 क्वेश्चन देखने को मिले, और 4th शिफ्ट में तो 13 to 14 क्वेश्चन अरिथमेटिक सेक्शन के हमें देखने को मिले। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, ये हमें पता है। अब अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, कि शिफ्ट 1 को अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा सबसे इजी शिफ्ट में से एक थी शिफ्ट 1। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी बहुत हार्ड थी, मैं कह रहा हूं अगर मैं इन चारों से कंपैरिजन करूं तो शिफ्ट 1 मुझे थोड़ी सी इजी लग रही थी, मतलब नॉर्मल थे, नॉर्मल कैलकुलेशंस थी, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल था। अगर मैं बात करूं शिफ्ट 2nd और 3rd की, तो इसे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये इजी से थोड़ा सा हार्ड था, पर टफ नहीं था। मतलब अगर मैं कहूं तो मॉडरेट लेवल की मैं कहूंगा। हाँ, शिफ्ट 4 में जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो बहुत टफ नहीं थे, लेकिन हाँ ये था कि उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा था। बट इसको मैं कहूंगा मॉडरेट टू हाई, बट हाई लेवल तो नहीं था, पर मॉडरेट टू हाई थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा, ठीक, राइट। बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा अच्छे पूछे गए थे, अच्छे तरीके से पूछे गए थे, और ये होता भी है जिनकी फर्स्ट शिफ्ट होती है उनका यूजुअली थोड़ा सा इजी रहता है एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको एक आइडिया है कि जो क्वेश्चंस आए थे, मतलब 20-22 क्वेश्चंस आपको पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिलते हैं। और ये बात मैंने आपको जो 7 डे स्ट्रेटेजी उसमें भी समझाई थी कि पजल आपको रेगुलर करनी है, क्योंकि एक तरीके से हमारा मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन पजल से ही रिलेटेड होता है रीजनिंग में। और प्रॉब्लम ये आती है रीजनिंग में कि अगर वो गलत हो गया तो हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। खैर, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन थे, ये सब आप देख सकते हैं, आपको आइडिया भी होगा कि क्या क्या एग्जाम में आया था। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब अगर मैं कहूं, अगर तीनों सेक्शन की मैं बात करता हूं, इसमें मुझे सबसे इजी जो सेक्शन लगा चारों शिफ्ट में वो था इंग्लिश का। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस, मतलब सिंपल तो नहीं कहूंगा बट डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट पूछा गया था और उसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इंग्लिश का जो सेक्शन था चारों शिफ्ट में मुझे लगा सबसे इजीएस्ट सेक्शन था इंग्लिश का, तो वो मुझे लगता है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग मीडियोकर लेवल की थी। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो काफी टफ आए थे, मतलब एज कंपेयर टू जो हम बच्चों ने प्रैक्टिस की थी और बच्चों से जो बात हुई है उसके अकॉर्डिंग, जैसे उन्हें एक कोडिंग डिकोडिंग, एक ब्लड रिलेशन में थोड़ी सी इशू आ रही थी शायद शिफ्ट 1 के बच्चों को, और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी देखने को मिली। तो थोड़ा सा इनको इसमें तो लगा
बाकी मैं कहूंगा तो मीडियम टू हाई लेवल ही मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा रीजनिंग की बात करूं, बट हाई तो नहीं कहूंगा, मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले थे। एंड सेम गोज विद क्वांट में भी मीडियम टू इजी ही मैं कहूंगा। ये तो इजी था, शिफ्ट वन तो इजी था, बहुत इजी, सबसे इजी अगर मैं कहूं तो शिफ्ट वन था। ये इजी टू मॉडरेट था, मैं इसे कह सकता हूं कि ये इजी टू मॉडरेट था, ये भी इजी टू मॉडरेट था, और शिफ्ट फोर मॉडरेट थी, राइट। शिफ्ट फोर मॉडरेट थी, चाहे मैं बात करूं रीजनिंग की, चाहे मैं बात करूं इंग्लिश, तो सब में इजी था, चारों में इजी इंग्लिश लगी मुझे। लेकिन मैं अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करूं तो इसमें इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो ये इसका हमें थोड़ा सा आइडिया है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, राइट, अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, स्पेशली जो हमारे फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे, अगर हम उन क्वेश्चंस को देखें तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, राइट, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे अगर हम उन्हें देखें तो जैसे ये इंग्लिश का है सेक्शन, राइट। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें, जैसे मैं कह रहा था इंग्लिश वाला जो पार्ट था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, इसमें पूछा है कि थ्री स्टेटमेंट में जो कॉमन वर्ड हाईलाइटेड, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर पूछा है, स्टेट, स्टेटेड और स्टेट्स, इसमें क्या करेक्ट पेयर है? ऑल ऑफ द अबव था इसका आंसर, हाँ, ऑल आर करेक्ट, राइट। मतलब बहुत ज्यादा टफ अगर मैं कहूंगा तो इंग्लिश में तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि टफ आया था। इंग्लिश तो मेरे को लगी कि जिस हिसाब से एसबीआई पीओ देता है उसके अकॉर्डिंगली काफी इजी इंग्लिश का जो पेपर था वो काफी इजी रहा। अब मैं क्वांट की बात करूं तो देखो, क्वांट का मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो इन शिफ्ट्स में आया था, राइट। क्वांट में जैसे काफी बच्चे मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर थोड़ा सा कैलकुलेशन, कभी कभी लगा कि कैलकुलेशन ज्यादा पूछ दी गई है या थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन है, बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है, राइट। अब जैसे इसको देखो आप, इसमें देखो क्या कहा गया, इसमें कुछ अलग अलग इसमें दिया हुआ है कि मेल्स एंड फीमेल्स के टोटल दिए हुए हैं, और यहाँ पे बताया गया फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मेल्स ये दिया हुआ 9/17, 8/13, 7/13, 9/16, राइट। अब बच्चों को टाइम कहां लग रहा था थोड़ा सा कि भाई 17 का टेबल नहीं करा या 13 का टेबल एग्जैक्टली नहीं पता। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, राइट, कि 7 डे स्ट्रेटेजी, उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो देखो आपको ये हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। इसमें देखो मैंने यहां पर एक बात कही थी, नंबर रिव्यू टेबल फ्रॉम 12 to 25, स्क्वायर अप टू 30 एंड क्यूब्स अप टू 15। मैंने कहा था कि इसको रिवाइज पढ़ने के, याद करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था रेगुलरली इसे पढ़ते जाना ऑन द डेली बेसिस। इन 7 दिन में आपको रेगुलरली टेबल पढ़ना है, सो दैट देखो क्या होगा। अब जो भी हमारे कैलकुलेशंस थी वो इन्हीं के उसमें बेस पे आई थी। अब काफी बच्चे कह रहे थे 17 के टेबल में थोड़ा टाइम लग गया हमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो क्यूब के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्यूब के क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीरीज के जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें क्यूब के कंसेप्ट्स यूज हो रहे थे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी थी, मतलब आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते थे, इतनी इजी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे देखो ये रहा क्वेश्चन। अब जिसने क्यूब्स कर इजीली उसको पता है वो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेता, राइट। भाई 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। 9 के बाद किसका क्यूब आना है? 11 का क्यूब आना है। 11 का क्यूब 1331 होता है, क्योंकि 2197 को देखते ही मुझे पता चल जाता है कि वो 13 का क्यूब है। और मैंने आपको कहा भी था कि 15 तक क्यूब आपको याद करना है, राइट। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि चारों शिफ्ट के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जो स्पेशली जो क्वांट में आए थे उसे मैं सॉल्व करूंगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो जो अब बच्चों का पेपर है जो है 4th और 6th को, तो ये भी एक आप इसको भी देख सकते हो। डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूं तो मॉडरेट रहा है, राइट। इंग्लिश मुझे इजी लगा, इंग्लिश मुझे इजी टू मॉडरेट लगा है चारों शिफ्ट में। बाकी रीजनिंग क्वांट दोनों ही मॉडरेट उसमें रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहे। अच्छा, एक और चीज है जहां पे बच्चे थोड़े से वो हो रहे हैं कि गुड अटेम्प्ट्स क्या है। तो देखो गुड अटेम्प्ट्स मैं कहूंगा 60+ इज अ गुड अटेम्प्ट्स, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन भी होना है,
अभी एग्जैक्टली अगर मैं बता दूं कि इतनी मुझे लग रही है कट ऑफ जाने की चांसेस हैं, वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 60 प्लस इज अ गुड स्कोर। अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो आप श्योर कर सकते हो कि हाँ आप प्री में बैठ रहे हो 60 प्लस। और मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो में कि 60 प्लस ही आपको टारगेट रखना है, 60 प्लस का टारगेट आपको रखना है। और वही मुझे अभी तक लग रही, बट अगर मैं भी कहूँ कि कट ऑफ ये जा रही तो वो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज अभी हमें एटलीस्ट जब फोर्थ को एग्जाम हो जाएगा ना, तब हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या कट ऑफ, तो उस समय हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट। अभी देखो मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, स्पेशली जिन बच्चों का फोर्थ को एग्जाम है, राइट, फोर्थ एंड सिक्स दोनों को, जिन बच्चों का एग्जाम है उन्हें क्या करना है। देखो अगर आप देखो डीआई की बात करो तो डीआई मैं ये नहीं कहूंगा टफ थी, सिंपल डीआई, सिंपल डीआई मतलब एक तरीके से डेटा गिवन है, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, उसको डिवाइड करना है या परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, एवरीथिंग इट डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशंस। अब जिस तरीके से हम क्लास में कैलकुलेशन करते हैं बस वही कंसेप्ट आपको यूज करने, फटाक से कैलकुलेशन हो जाती है। हर चीज पेन पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें माइंड में सॉल्व हो जाती है। अब इसके लिए क्या करें, कैलकुलेशन पढ़ने के लिए अगेन वो जो 7 डे स्ट्रेटेजी का मैंने बनाया हुआ है उसी को जाके देखो एक बार, आपको क्लियरली पता चलेगा क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। वही चीज को आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे, स्पेशली टेबल्स वाले पार्ट, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो देखो डीआई की अगर मैं बात करूं तो इजी आ रही है डीआई। अच्छा, एक केसलेट डीआई भी आई थी, वो भी इजी टू मॉडरेट थी। मॉडरेट में कहूंगा थोड़ी सी, उसमें मॉडरेट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़े से वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस भी, मतलब वेरिएबल बेस्ड सॉल्यूशन था कि वेरिएबल के थ्रू ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मॉडरेट थी, बट वो भी काफी डुएबल थी, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ थी। और बहुत सबसे अच्छी बात है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बहुत कम थे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं थे, राइट। चलिए, अरिथमेटिक मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जो अरिथमेटिक पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, राइट, स्ट्रांग रहना चाहिए। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आई होप आप लोगों ने फॉलो की होगी। मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है कि कैसे आप एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे सकते हो, या फिर आप डीआई फर्स्ट देन क्वांट देन अरिथमेटिक, ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि मैं अरिथमेटिक में स्ट्रांग हूं तो पहले अरिथमेटिक और लास्ट में करूंगा डीआई, इस कंसेप्ट पे यूज कर सकते हो। मैंने आपको उस वीडियो में आप जाओ, अगर नहीं देखी है तो एक बार उसे देखो और उसको फॉलो करो, बहुत हेल्पफुल है और काफी बच्चों को हेल्पफुल भी रही है वो, राइट। अब मैं बात करता हूं, तो देखो जो फोर्थ और सिक्स वाले हैं उन लोगों को ये सब करना है, राइट। रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में वही अगेन पजल देखो बहुत हार्ड पजल नहीं आ रही, सबसे अच्छी बात है मॉडरेट पजल आ रही है। और मैं यहां तक मान के चल रहा हूं कि बच्चों ने आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन की है, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन की, तो उस लेवल की पजल वो बहुत इजीली कर सकते हैं। थोड़ा अगर एग्जाम प्रेशर है तो इसकी वजह से गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, बट मॉडरेट पजल है तो आप इजी होके जा सकते हो। अब देखो फोर्थ को जिनका एग्जाम है ना, तो वो कह रहे हैं कि सर जैसे दिख रहा है ट्रेंड की हार्ड होता जा रहा है, तो शायद हमारे लिए भी हार्ड आएगा, बट नहीं, आपको एसबीआई ने एक रेंज दिया, पिछली बार भी अगर आप देखो तो एक रेंज दे देता है, इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में पेपर आएगा, वो फर्स्ट डे को क्लियर कर देता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आगे जाके लेवल बहुत हार्ड होने वाला है, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, राइट। ये आज अभी देख भी रहा हूं मैं, काफी लोग इसी बारे में बात करे जा रहे हैं कि बहुत हार्ड होने वाला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये रेंज है आपके पास, इजी टू मॉडरेट, इसी रेंज में आपका पेपर देखने को मिलेगा। मार्क माय वर्ड, मैं हर बार जो बताता हूं आपको, हर बार बात बिल्कुल सही निकलती है, इसी रेंज में पेपर होने वाला है। मैंने एक और चीज क्लास में हर बार कहता हूं कि सीरीज में अगर सीरीज के क्वेश्चंस हैं और अगर आपको फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन देखने को नहीं मिला तो एक क्वेश्चन जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एसबीआई फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन की सीरीज ना दे, आती है। और इस बार भी देखो एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, जिनमें भी सीरीज के क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है जिसमें क्या है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन है, राइट। खैर इंग्लिश में अपना रिवाइज करना है, बेसिक चीजें समझनी है, जो भी आपने प्रिपरेशन की, क्योंकि देखो अभी कम टाइम है, मॉक टेस्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, राइट। और मैं हर बार कहता हूँ रेलिवेंट मॉक टेस्ट दो, इररेलेवेंट मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। जैसे होता है ना, मैं यहाँ से ले रहा हूँ उसमें इतने टफ है, 40 नंबर आ रहे हैं 20 से, कोई फायदा नहीं है अभी तो देने का, अभी सिर्फ रेलिवेंट पेपर दो, सो दैट आप अपनी स्पीड को जज कर सको, स्पीड के साथ एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ रही है उसे जज कर सको। तो जो जिनका फोर्थ को पेपर है और सिक्स को पेपर है वो इस चीज को जरूर से जरूर करेंगे, राइट। तो ये पार्ट मैं मान के चल रहा हूं, आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने पेपर दिया है आज, मतलब आज का मतलब फर्स्ट को, ठीक है, वो क्या करें। देखो जो भी बच्चे जिन्होंने 50 प्लस
स्कोर किया है, उनको लगता है कि मैंने 50 प्लस सेफ साइड पे, मतलब 50 प्लस सेफ तो नहीं है, ये तो झूठ होगा अगर मैं कहूंगा 50 प्लस में आपकी प्री क्वालिफाई हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जिन्होंने भी 50 प्लस दिया हुआ है, जिनको लगता है मैंने 50 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और मेरे एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, 60 वाले तो मतलब लगभग श्योर ही हैं, अब बाकी डिपेंड करेगा हमारे नेक्स्ट जो 2 दिन के एग्जाम है। लेकिन जिनका भी 50 प्लस है वो सबके सब बच्चे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब आप कहोगे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, जब 50 प्लस में सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है तो मेंस की प्रिपरेशन करके क्या फायदा। देखो कट ऑफ तो हमारे हाथ में अभी है नहीं, ठीक है, इवन जो 60 है, सपोज करो मेरे 60 नंबर है, अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता हूं और कट ऑफ चलेगी 61, तो मैं क्या करूंगा, राइट, है ना। और मैं अगर ये सोचूं कि यार मेरे 60 हैं और कट ऑफ क्या पता क्या जाए, मैं प्रिपरेशन ना करूं और कट ऑफ चलेगी 59 और मैं इतने दिन बर्बाद कर दूं, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो बात होगी 60 वालों की। अब 50 वालों का क्या, मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो आपको पता है आने वाले टाइम पे एसबीआई क्लर्क आने वाला है, ठीक है, एलआईसी का आने वाला है एग्जाम, इसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेंस देखो एसबीआई का मेंस होगा दिसंबर तक, राइट, दिसंबर एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक, और एसबीआई क्लर्क का जो मेंस हो सकता है वो हो सकता है फरवरी में, राइट। तो इसकी प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी, इस तरीके से आपकी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन होती रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जिन बच्चों का स्कोर 50 से लेस आए, जिन बच्चों का स्कोर 50 से कम आए, वो क्या करें, वो अभी तो एक तो आरबीआई असिस्टेंट में लग जाओ अच्छे से, राइट, और इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 40 से जिनके 50 से नीचे हैं, 45 40, ये सब तो देखो आपको पता है कि कोई बेनिफिट नहीं है, इस उम्मीद में रहना कि हम शायद कभी मतलब इस बार क्वालिफाई कर पाए, नहीं हो पाएगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हो पाएगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा। जो गलती आपने इस एग्जाम में करी वो गलती आपको अगले एग्जाम में नहीं करनी, उसी को स्मार्ट बच्चा कहा जाता है, उसी को स्मार्ट स्टूडेंट कहा जाता है, कि जो मिस्टेक वो करता है वो अगले एग्जाम के लिए नहीं करता, राइट। ये भी माइंड मेंटेलिटी नहीं रखनी, इफ यू आर अ जॉबलेस, मतलब आपके पास कोई जॉब नहीं है, कि नहीं मैं तो एसबीआई पीओ ही बनूंगा, इस मेंटेलिटी में भी नहीं रहना है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास एक जॉब है, कोई भी, चाहे क्लरिकल जॉब है, आपके पास अगर जॉब है ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा ना कि एसबीआई पीओ के आप आरबीआई ग्रेड बी भी क्वालिफाई कर जाओगे, एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, राइट। तो एक जॉब होनी, सिक्योर्ड जॉब होनी जरूरी है, आपके हाथ में एक जॉब है तो देन यू आर क्वाइट फ्री, कि मतलब हाँ ठीक है मेरे पास एक जॉब है, मैं प्रिपरेशन करता रहूंगा और मैं और हिम्मत से आगे बढ़ूंगा, राइट। तो अभी आपको मैंने बता दिया किसको क्या करना है, और 4th और 5th वाले बाकी चीजें कुछ नहीं करनी, ठीक है। कोई बहुत टफ लेवल का पेपर नहीं आने वाला है, ये पता नहीं क्यों बना के रखते हैं हवा। मैंने आपको पहले, देखो उस वीडियो में भी आप देख सकते हो, वो 5 दिन पहले की वीडियो है, 1 से 5 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था पेपर जो प्री का होगा टफ लेवल नहीं आएगा, एग्जाम रेलिवेंट पेपर पढ़ना है, एग्जाम रेलिवेंट मॉक टेस्ट देने हैं, ये मैंने आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करके कहा था। हाई लेवल, सुपर हाई लेवल वो मेंस में करना है आपने, प्री के लिए नहीं करना है। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करो कि बहुत टफ में प्रैक्टिस करूंगा तो मैं बहुत अच्छा जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। क्योंकि यहां पर क्या चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत टफ में आप क्या, बहुत टफ पेपर आएगा, कट ऑफ कम जाएगी, राइट, पर बहुत टफ तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई ना, देखो मैं एक्सपीरियंस हूं, प्लस मैंने भी एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो आई नो कि एग्जैक्टली एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहता है, वो किस वे में पेपर देता है, और प्री और मेंस का मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस अभी से सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो आई होप मैं जो आपको एक आइडिया देना चाह रहा था उसका आपको आइडिया मिल गया होगा। सो 4th और 5th वाले बच्चे डीआई पढ़नी है, रोज डीआई करो, अभी 2 कर रहे थे तो 4 कर दो, राइट। पजल को भी डबल कर दो, ठीक है। टेबल्स पढ़ने हैं, रेगुलर पढ़ने में, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि याद हम यूजुअली कैसे करते हैं, एक तरीके से 2 1 जा 2 गाना गाते हुए याद करते हैं, 2 2 जा 4, ऐसे नहीं, पढ़ो बस उन्हें, याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ो, ताकि नंबर देखते क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है ना। जैसे क्यूब्स वाली बात है, मैंने आपको दिखाया भी है ना, कि अब जैसे दिखा, अरे यार ये तो 13 का क्यूब दिख रहा है मुझे, ये तो 11 का क्यूब दिख रहा है, 11 का क्यूब तो ये होता है, सीधा आंसर बिना टाइम वेस्ट के, ठीक है। टेबल्स में थोड़ा वो करना है, मैंने और भी चीजें उस वीडियो में बताई, वो आज भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बस आपको थोड़ा सा और अभी इनहेंस कर देना है। और लेवल देखो, आज की जो शिफ्ट थी ना,
मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लो। आज की जो शिफ्ट थी इजी टू मॉडरेट, यही आपको फोर्थ को देखने को मिलेंगी सारे शिफ्ट में। इजी टू मॉडरेट, हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाता है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हाय तौबा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके लिए हार्ड नहीं, वो सबके लिए हार्ड है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज, रीजनिंग में पजल को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी बेसिक चीज़ है, ब्लड रिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ों के मैंने हर बार कहा, ब्रश अप योर टॉपिक्स, ब्रश अप करते रहना चाहिए, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ सिक्स वालों को मैं कहूँगा आपको सेफ अटेम्प्ट जो होगा अगेन 65 to 70 के बीच में आपको रखना है। 60 प्लस तो आपको रखना है 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको 60 प्लस में ही रहना है तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको इतना रखना पड़ेगा, नहीं तो 70 तक आपको टच करना है। इसके लिए कि सो दैट आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ मैं प्री क्वालिफाई कर रहा हूँ, राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको चारों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे ये इजी क्वेश्चन थे और क्यों हम इन्हें समझ रहे थे काफी हार्ड है, और सो दैट आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।